नमस्ते सभी को, जय देशयोग। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शाना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर साथ में राष्ट्रगान स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर साथी। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। और आज हम पुनः एक योग के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय है साथियों, अब हम योग की बहुत ही उच्चतर अवस्था में पहुंच रहे हैं। और अब जो अभ्यास हम चर्चा करेंगे, यह सारे अभ्यास साधारण लोगों को नहीं करना चाहिए। जो योग में कहिए पारंगत हो गए हैं या एक मैच्योर अवस्था में, जो सीरियस अवस्था में पहुंच गए हैं, जो योग को अंदर तक समझने लगे हैं, शायद उन्हीं के लिए आज की क्लास है। आज साथियों, आज हम प्राणायाम की चर्चा करेंगे। प्राणायाम क्या है, कैसे अभ्यास करते हैं, उन सब बातों। सबसे पहले साथियों मैं बताऊं आज की क्लास किन लोगों के लिए है। आज की क्लास में मैं प्राणायाम का अभ्यास करना बताऊंगा। प्राणायाम आज की क्लास उनके लिए जो प्राणायाम को अच्छे समझते हैं। प्राणायाम की डिफिनीशन, यहाँ मैं डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ। प्राणायाम की डिफिनीशन कहीं आपने जरूर स्टडी किया होगा या किसी और क्लास में देखा होगा। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण प्लस आयाम। प्राण के आयाम को बढ़ाने वाले योग अभ्यास का नाम है प्राणायाम। हमारे शरीर में नई नई अनुभूतियों को लाने वाले योग अभ्यास का नाम है प्राणायाम। नई नई क्षमताओं को विकसित करने का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम करने के जो बेनिफिट हैं, ट्रिमेंडस कहा जाता है। उसका कल्पना नहीं किया जा सकता कि कितने बेनिफिट प्राणायाम से आते हैं। और साथियों, प्राणायाम को मैं योग की उच्चतम अवस्थाओं में गिन रहा हूँ। क्यों? प्राणायाम के बारे में हठ योग प्रदीपिका में एक लाइन लिखा है कि प्राणायाम अगर सही से किया जाए, तरीके से किया जाए, तो शरीर के सारे रोगों को दूर कर सकता है।
लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए तो एक स्वस्थ शरीर में भी ये सारे रोगों को वापस ला सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ प्राणायाम उच्च अवस्था है। ये प्राणायाम का अभ्यास हमेशा गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो और जब इस क्लास में आप लोग आए हैं तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप प्राणायाम की परिभाषा, प्राणायाम के लाभ और उन सब बातों को अच्छे से समझ गए हैं। सावधानियाँ क्या हैं, प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, आसन इत्यादि क्या है, और प्राणायाम के करने के पहले जो सहज प्राणायाम है उसको भी आप लोग अच्छे से समझते हैं। मेडिटेटिव पोज कैसे कौन कौन से आसन में बैठ के, सिद्धासन बेसिकली गए आप सिद्धासन में बैठना जानते हैं। यह सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं आज के क्लास की, क्योंकि अगर उन सारी चीज़ों की यहाँ चर्चा करें तो यह क्लास ही कई घंटों की हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं साथियों मानता हूँ कि आप लोग जानते हैं, और यह मानते हुए मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ। तो साथियों जो प्राणायाम, प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, मैं साइंस ऑफ प्राणायाम और थ्योरी ऑफ प्राणायाम में नहीं डिस्कस कर रहा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रैक्टिस प्राणायाम। और प्राणायाम का जो मतलब है, जैसे पतंजलि योग दर्शन में, हठ योग प्रदीपिका में, घेरण संहिता में इन सब की चर्चा की गई और अलग अलग विभेदन, अलग अलग इनके प्रकार दिए गए। तो जो मैं यहाँ डिस्कस करने चल रहा हूँ, मैं हठ योग प्रदीपिका के प्राणायाम डिस्कस कर रहा हूँ। हठ योग प्रदीपिका में 8 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, यह 8 प्राणायाम बताए गए हैं। और प्राणायाम के जो भेद हैं, सहित कुंभक, केवल कुंभक और सगर्भ, निर्गर्भ, वो सारी चीज़ें आप एक अन्य क्लास में स्टडी कर चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ यह क्लास डायरेक्ट इस क्लास में नहीं आना चाहिए, यह बहुत ही सीनियर स्टूडेंट्स का क्लास है। जो लोग योग अभ्यास में आगे हैं, कभी भी आप किसी गुरु के पास जाएं तो गुरु जल्दी प्राणायाम की चर्चा किसी से नहीं करते हैं। यानी अब जो आगे की चीज़ें, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब चीज़ों की चर्चा सभी से योगी लोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान होने का डर है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से जो इमेच्योर है उसके सामने सारी चीज़ें डिस्कस कर लें, वो अपना नुकसान कर सकता है। तो अब चलिए साथियों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और इस प्राणायाम की क्लास में मैं कुछ जगह बोलूँगा ये बंध लगाइए, उद्दयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध। तो ये भी मैं मानता हूँ कि आप इन सारे बंधों को अच्छे से समझते हैं, उनके लाभ हानि सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ पे उन शब्दों को डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ी सुविधा के लिए। तो चलिए, पहले सबसे पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्राणायाम। जब प्राणायाम करना हो, शुरू में अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले साथियों, प्राणायाम करने के लिए हमेशा मेडिटेटिव पोज में बैठना चाहिए। और मेडिटेटिव पोज में बैठने के लिए सबसे सही आसन है सिद्धासन। यह आसनों का राजा है। और कैसे बैठते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। मैं यही मान रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, ये सब कुछ, वज्रासन, ये सब अच्छे से आप जानते हैं। तो सहज प्राणायाम में जो बैठने का तरीका था सिद्धासन, वही हम लोग यहाँ पे बैठे हैं सिद्धासन। इसलिए मैं उस पोस्चर को करके नहीं दिखा रहा, मैं मान रहा हूँ कि आपको यह आता है वाला। और साथियों, ये अगला जो क्राइटेरिया है, मतलब प्राणायाम का प्रिपरेशन, किसको करना चाहिए प्राणायाम। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति जो शब्द है,
उस पोस्चर में बैठकर, यानी वहां बोला गया है कि जब आसन में मेच्योरिटी आ जाए, आसन का अभ्यास, जब पतंजलि योग दर्शन में आसन क्या है, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर रूप से सुखपूर्वक जो बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ जाए, उसको आसन कहते हैं। तो इस चीज को स्वामी विवेकानंद जी ने क्वांटिफाई किया। उन्होंने कहा है अपने जो विवेकानंद साहित्य है, उसमें लिखा हुआ है, स्वामी जी के फेमस पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन, कभी समय मिले तो आप लोग पढ़ें। उसमें ये बात लिखी गई है। उसमें बहुत पहले मैंने उसका अभ्यास किया, मतलब स्टडी किया, अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है किस पेज पे या किस चैप्टर में, लेकिन उसमें ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति लगातार बिना हिले डुले किसी मेडिटेशन के पोज में 48 मिनट तक बैठ सके, वही प्राणायाम करने का अधिकारी है। तब साथियों 48 मिनट बहुत ही टफ होता है, इतना लंबा नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बैठ जाता हूँ या आप में से हम में से कोई बैठता होगा, लेकिन ये प्राणायाम का अधिकार किसको है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बैठ सकते हैं तो बैठें, धीरे धीरे अभ्यास करें, तो 48 मिनट भी एक दिन आएगा। तो यह साथियों ये स्वामी विवेकानंद जी का जो क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिया। और अगर आप 10 मिनट बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकता। आप बैठिए, आज 10 बैठेंगे, धीरे धीरे कभी 12 बैठने लगेंगे, कभी कभी 14 बैठने लगेंगे, कभी 20 बैठने लगेंगे, और एक दिन 48 मिनट भी आएगा। अब साथियों अगला जो पॉइंट है, हमें अपनी बॉडी को स्कैन करना आना चाहिए। स्कैन करना, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना। इनफैक्ट जब प्राणायाम करते हैं तो कहा जाता है कि बॉडी का कॉन्शसनेस नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी का कॉन्शसनेस है तो प्राणायाम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। प्राणायाम वास्तव में प्राणमय कोश की एक्टिविटी है। तो आप पूरी तरह प्राणमय कोश में अपनी ब्रीदिंग में इन्वॉल्व रहें। अगर आप अन्नमय कोश का ध्यान भी आ रहा है तो सही नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे बॉडी को स्कैन करना। आप अगर कभी देश योग की क्लास में, कभी आनंद योग की क्लास में आए हों, कभी योग निद्रा शवासन की क्लास में आए हों, तो मैं एक अभ्यास कराता हूँ, कैसे बोलता हूँ, थैंक यू एंड रिलैक्स। ऐसा कर कर के पूरी बॉडी को रिलैक्स करना, नीचे से ऊपर तक स्कैन करके पूरी बॉडी को रिलैक्स करना। तब जब फुल बॉडी रिलैक्स होने लगे, तब जो है आप प्राणायाम करना शुरू करें। ये सब एक तरह से कहिए सावधानियां कहिए या बेसिक प्रिपरेशन है जो मैं बता रहा हूँ। प्राणायाम करने से पहले शरीर को एकदम से रिलैक्स की मुद्रा में ले जाना चाहिए। कभी भी प्राणायाम भाग दौड़ कर नहीं करना चाहिए। आपको सुबह कहीं जाना है, 10 मिनट बचा है, तो मैं सोचे प्राणायाम कर लूँ, मत करिए, छोड़ दीजिए, एक दो दिन छोड़ दीजिए। या जैसे एक इसमें गलती जो लोग करते हैं वो मैं बताऊं, अगर आप अष्टांग योग जाएं तो अष्टांग योग कहता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आसन के बाद प्राणायाम आता है। तो कुछ लोग अभ्यास में क्या करेंगे, घर में भी अभ्यास कर रहे हैं, पहले आसन कर लेंगे, पूरे शरीर को थका लेंगे, फिर प्राणायाम करने जाएंगे। उनसे पूछे क्यों, तो कहेंगे पतंजलि योग दर्शन में लिखा है आसन के बाद प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है साथियों, वहां यह उसका मतलब है कि आसन में पारंगत होने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन जब प्राणायाम करने लगे, इसका यह मतलब नहीं कि आप आसन करेंगे तब प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम बहुत ही रिलैक्सेशन के समय करने का योग अभ्यास है। तो अगर आप आसन इत्यादि करते भी हैं तो पहले प्राणायाम कर लें जब शरीर एकदम रिलैक्स है। प्राणायाम करने के पहले हल्का सा स्ट्रेचिंग करते हैं वो जरूर, लेकिन आप ये नहीं कि अब आप 1 घंटे योग अभ्यास पूरा शरीर को आसन में आसन या वार्मिंग एक्सरसाइज या जॉगिंग इत्यादि में थका के और फिर बैठेंगे प्राणायाम करने। यह बहुत लोगों का लॉजिक होता है, मेरा भी कभी था, लेकिन कभी गुरु कृपा हुई और ये चीज़ें मैं समझ पाया।
तो ऐसे मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप आसन जब भी प्राणायाम करें बहुत ही रिलैक्स होकर करें। इनफैक्ट अगर आप सुबह उठ के डायरेक्ट प्राणायाम थोड़ा सा वार्म अप करके, हल्का सा वार्म अप, बहुत ज़्यादा नहीं, गर्दन को ऊपर नीचे हिला लिया, हाथ को हिला लिया, पैर को थोड़ा सा खोल के प्राणायाम कर लें। फिर आप शारीरिक स्तर पे जो व्यायाम इत्यादि है आसन वो करें। ठीक है साथियों, तो ये एक कन्फ्यूजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किया जाए। और कभी भी जल्दबाजी में प्राणायाम करें ही नहीं। अगर आप आधे घंटे प्राणायाम करते हैं और आपके पास 40 मिनट का समय है तब प्राणायाम करें। ये नहीं कि आधे घंटे करते हैं और 20 मिनट का समय है तो मैं प्राणायाम कर लूँ, मत करिए, छोड़ दीजिए। बॉडी को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 20 मिनट ही बचा और आप प्राणायाम करने बैठ गए तो आपका दिमाग इसी पे लगा रहेगा, अरे तो 20 मिनट ही बचा हुआ है, 20 मिनट ही करूँगा, तो आप प्राणायाम सही से होगा नहीं। ठीक है, ये बेसिक चीज़। और साथ ही जो प्राणायाम में जैसे ब्रीदिंग लेने के लिए बोला जाएगा, यूनिफॉर्म ब्रीदिंग और स्लो ब्रीदिंग। जैसे प्राणायाम जब आप अभ्यास करें, अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आप समझ लें कि किसी कोई एग्जाम वगैरह दे रहा हूँ, सारी एग्जाम में कोई आपसे ये बात न पूछे, या एग्जामिनर प्रैक्टिकल पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये चीज़ें आप ये समझ, जो मैं बात बता रहा हूँ ये मैं एग्जाम के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि आप कहीं एग्जाम दें। आप खुद योग अभ्यास करेंगे तो कैसे करेंगे, आप खुद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तब क्या करेंगे। हमेशा ब्रीदिंग स्लो होती है। ब्रीदिंग स्लो होने का क्या मतलब है, कहा जाता है कि जब आप प्राणायाम वाली ब्रीदिंग ले रहे हैं और मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं, 8 कहते हैं 8 राउंड इनहेल, अब ऐसे करिए, इस समय मैं अपने इस नोस्ट्रिल से इनहेल कर रहा हूँ या एक्सेल कर रहा हूँ, उसका पैमाना कहा जाता है कि अगर नाक के सामने रुई का एक बाल रख दिया जाए तो वो हिलेगा नहीं। इसको कहते हैं स्लो ब्रीदिंग। और स्लो ब्रीदिंग और यूनिफॉर्म ब्रीदिंग मतलब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म, एकदम यूनिफॉर्म, स्लो और यूनिफॉर्म। बिल्कुल देखिए कैसे, मैं एक लेख दिखाता हूँ। मैंने सांस दिया और सांस छोड़ा भी, तो स्लो और यूनिफॉर्म ब्रीदिंग हमेशा स्लो लेना चाहिए। जब अच्छा, प्राणायाम में एक बात और कहते हैं कि मान ली कहते हैं 4 सेकेंड बाएं नाक से लीजिए फिर दाहिने नाक से लीजिए, उसके लिए नाक को बंद करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे बाएं नाक से लेना है तो आप ऐसे नाक को बंद करेंगे। अब नाक को बंद कैसे करते हैं ये जानना बहुत ही आवश्यक है। नाक को बंद करने का मतलब, मान लीजिए मुझे ये नाक ओपन करके ये बंद करना है, तो कुछ लोग बंद कैसे करते हैं, दबा देंगे, तोड़ देंगे अपनी नाक को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। नाक को साथियों बंद करने का मतलब है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं स्क्रीन के एकदम अपने पास ले आ रहा हूँ, ये नाक के ऊपर जो ये वाल वाला ये सब का ही होता है। हमेशा बंद करने, जैसे मान लीजिए मुझे बोला जाए कि ये ओपन करो और ये बंद करो, तो मतलब इस वाले को हल्का सा टच कर देना है बस। ये भी नहीं ऐसे दबा के, बिल्कुल ऐसा नहीं, हमेशा हल्का सा टच कर दीजिए। और आप मेंटली सोच रहे हैं बंद हो गया, तो सही में इस नाक से सांस जाना बंद हो जाता है। देखिए जैसे इधर खोलना इधर बंद करना, तो मैं बस इतना ही, ऐसे हल्का सा इधर करना है, हल्का सा इससे करूंगा दिखेगा। इधर उधर न दबाए कहीं, न इसी को जोर से दबाए, एकदम ऐसे तोड़ न दे, बिल्कुल हल्का सा आप प्रेस कर स्मूथली। ठीक है साथियों, तो यह नाक को बंद कैसे किया जाता है, जब टेक्निकल लैंग्वेज में कहिए, एयर रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। शरीर में, हमारे शरीर में नाक से हवा जा रही है, उसको हमें रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, तो हल्का सा इसी नोज वॉल शायद इसको बोलते हैं, इस वाले हिस्सों को नोज बल्ब या नोज वॉल, बल्ब बोलते हैं शायद। ठीक है, इस बल्ब वाले पोर्शन को हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये ध्यान दें कि कैसे हमें प्रेस करना है।
ठीक है। अच्छा, अगला एक चीज जो है, जैसे बोला जाता है कि आप 4 सेकंड में इनहेल करें, 8 में एक्सहेल करें, या कोई 10 बोलता, जो भी जैसे बोलता है। मान ले किसी ने आपसे बोला कि 4 सेकंड में इनहेल और 7 में एक्सहेल, 8 में एक्सहेल, मान लीजिए ऐसा मैं नहीं बोला क्लास में, और आपसे ये बात नहीं हो रही, आप देख रहे हैं यार मैं तो 3 ही कर पा रहा हूँ, मैं 3 में इनहेल कर रहा हूँ, 5 में एक्सहेल कर रहा हूँ, लेकिन सर ने तो 4 में इनहेल बोल दिया, 8 में एक्सहेल बोल दिया। आप जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे। जबरदस्ती करना मतलब अपने ही प्राण से खेलना है। क्यों मैंने बताया कि प्राणायाम का अभ्यास अगर आपने गलत तरीके से किया तो सारे रोग आ जाएंगे। कभी भी जबरदस्ती नहीं करें। भले ही मैं बोल रहा हूं कि आप 4 में इनहेल करें, 8 में एक्सहेल करें, और आपका 3 में ही हो रहा, तो आप 3 ही करें। क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी जोर लगा के, मान लीजिए आपका 3 में इनहेल हो रहा, मैंने बोला 5, अब आपने 5 जोर लगा के 5 धीरे धीरे 5 कर दिया, लेकिन जैसे आप एक जगह जोर लगाएंगे, दूसरी जगह आपका चक्र छूट जाएगा। यानी अगर आप यहाँ हो सकता है 7 सेकंड में एक्सहेल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ इनहेल करके जोर लगा के 4 कर लिया, 5 में कर लिया, तो ये जो 7 सेकंड में होता था ये 5 सेकंड में ही हो जाएगा। या हो सकता है पहले राउंड तो आपने इधर भी 5 कर लिया और इधर मैंने बोला 10, 10 आपने कर दिया, लेकिन दूसरा राउंड करते करते ही आपका लय टूट जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें, फोर्सफुली ब्रीदिंग नहीं करेंगे, जितना आपसे आराम से हो रहा है वही करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्राणायाम उच्च कोटि का अभ्यास है। सामान्य जन को ऐसे बता दे तो जबरदस्ती कहेगा नहीं तो मैं तो करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाने के लिए पहलवानी में लग जाएगा, और पहलवानी में वो व्यक्ति लगा अपना ही नुकसान करेगा। क्योंकि पहली ब्रीथ वो पहलवानी से कर सकता है जोर लगा के, 5-10 कर लेगा, आपने कहा 5-10, वो 6-12 कर देगा। दूसरी ब्रीथ ब्रीथ भी जोर लगा के कर देगा, हो सकता है 6-12 कर दे। और तीसरी ब्रीथ में तीसरी ब्रीथ में उसको लगेगा यार मेरी जान निकल जाएगी, तो तुरंत उसका लय टूट जाएगा। तो कभी भी जल्दबाजी न करें। तो ये आगे के 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। स्लो एंड यूनिफॉर्म ब्रीदिंग बता दिया, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू होल्ड नोज, नाक को कैसे पकड़ना है वो बता दिया, और ये भी बता दिया कि नेवर गो फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग, जो सहज रूप से हो वही वाली ब्रीदिंग आप करेंगे। कभी भी फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करेंगे, इट विल डिरेल द प्रोसेस, आपके ब्रीदिंग के प्रोसेस को डिरेल कर देगा और आपको दिक्कत होगी। अगला साथियों पॉइंट ये है, चूंकि आप प्राणायाम की डिफिनीशन जानते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति के बीच विच्छेद करना, यानी इनहेलेशन और एक्सलेशन के बीच के समय को बढ़ाना, यानी कुंभक, कुंभक को बढ़ाना। तो कुंभक लगाना ही वास्तव में प्राणायाम है। लेकिन जब आप योग अभ्यास शुरू करेंगे, कभी भी कुंभक लगा के अभ्यास न शुरू करें। हमेशा ध्यान रखें, कुंभक से अभ्यास नहीं शुरू करना है। हमेशा आप बिना कुंभक के अभ्यास शुरू करें। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब आपको लगे कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ कुंभक से, अब कुंभक के बिना कुंभक के अभ्यास करने में, तब गुरु के पास जाएं और उनसे हाथ जोड़ के बोले कि गुरुवर मुझे आगे का रास्ता दिखाएं। कुंभक का अभ्यास हमेशा गुरु के गाइडेंस में ही करना चाहिए, क्योंकि कुंभक जब आप लगाते हैं अपने शरीर में प्राण की गति को अपनी इच्छा से बाधित करते हैं। तो बाधित करते हैं तो बहुत सारे नए नए प्रभाव आते हैं। उस समय कोई नुकसान न हो जाए, कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ गुरु के सानिध्य में ही कुंभक का अभ्यास करें। इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ कोई डिटेल नहीं लिखा हुआ है कुंभक का। मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, जब ये नोट्स बना रहा था तो मैंने कुंभक का पूरा यहाँ डिटेल लिखा था, फिर मैंने हटा दिया, ये एक लाइन लिख दिया बस, कुंभक जो है गुरु के गाइडेंस में करें, क्योंकि वो डिटेल रहेगा,
आप लोग या कोई भी जो जिसने कभी प्राणायाम का अभ्यास या योग अभ्यास नहीं किया है, ये फोर्सफुली देखेगा और करने लगेगा, अपने ही जान से खेल लेगा। इसलिए कुंभक का अभ्यास हमेशा गुरु की कृपा, गुरु के सानिध्य में करें। देखिए अगले पॉइंट में साथियों मैंने इसीलिए लिखा है कि इम्प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ कुंभक में बी हार्मफुल। और जैसा मैंने लिखा है कि अपनी सांसों पर विजय पाना, प्राणायाम करते हैं तो वास्तव में मैं अपनी श्वसन प्रक्रिया को पालतू बनाने जा रहे हैं। अभी वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, उसको हम वॉलेंट्री थोड़ा करने जा रहे हैं। जैसा मैं आप जानते हैं कि सांसों को पालतू बनाना वास्तव में जंगली हाथी या जंगली शेर को पालतू बनाने जैसा दुर्लभ कार्य है। इसलिए बी केयरफुल, ऑलवेज डू प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम अंडर द गाइडेंस ऑफ GURU, गुरु। कभी भी अपने से प्राणायाम का अभ्यास करने की कोशिश न करें। यह साथियों जो 8 पॉइंट और 9वां पॉइंट यह है कि पहले सहज प्राणायाम का अभ्यास करना सीख लें, फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम के प्राणायाम का अभ्यास करें। तो चूंकि जब आप इस क्लास में आए हैं तो मैं यह मानता हूं कि आपने सहज प्राणायाम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसका आपने सीख लिया है और उसका महीने 2 महीने अच्छे से अभ्यास भी कर लिया है। अब आप अपनी सांस को अपने चाहने से 5 सेकंड 10 सेकंड में भरना, खाली करना फेफड़े को, यह सारी प्रक्रिया जानते हैं। इसलिए अब हम इस क्लास को समझने के अधिकारी हो गए हैं। सहज प्राणायाम आप जानते हैं। यह साथियों जितनी बातें मैंने बताई मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपके खुद के अभ्यास के लिए जरूरी है। हो सकता है जब आपसे ये बात कोई न पूछे, कोई एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो एग्जाम में न पूछा जाए, लेकिन यह आपको जानना जरूरी है। तो यह साथियों प्राणायाम के बारे में बेसिक चीजें हो गई। अब प्राणायाम के बारे में प्राणायाम का अभ्यास बताने चल रहा हूँ। तो साथियों जैसे हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ या कोई भी ग्रंथ आप देखेंगे, इवन नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे पहले आता है, जबकि इसको प्राणायाम की लिस्ट में नहीं रखा। हठ योग प्रदीपिका में 8 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। वहां पे नाड़ी शोधन इस 8 में नहीं बोला गया, लेकिन हठ योग प्रदीपिका में नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए एक अलग से ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई गई है, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। वही मैं चर्चा आपसे करने चल रहा हूँ। अच्छा, इसमें साथियों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर कुछ लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम में क्या अंतर है, यह भी अक्सर पूछा जाता है। तो साथियों यह जाने कि मैं आपको बताऊं, हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में कहीं पर अनुलोम विलोम नाम की चर्चा नहीं। जो स्वात्माराम जी ने जो लिखा, उन्होंने मतलब जो हठ योग प्रदीपिका का मूल ग्रंथ है, वहां कहीं अनुलोम विलोम के नाम से कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि बाद में आया होगा, ये मैं भी नहीं जानता हूँ कैसे आया है, लेकिन अब जो पुस्तकें मिलती है वहां नाड़ी शोधन प्राणायाम ऑब्लिक अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे लिखा रहता है। तो अब कोई आपसे पूछे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में क्या अंतर है, तो आप सही तो यह जान लेगा अनुलोम विलोम जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन आज के युग में हम लोग बहुत ही साधारण लोग हैं, तो कुंभक नहीं लगा सकते हैं। जब पुस्तक लिखी गई होगी, जब स्वात्माराम जी थे, या हो सकता है उन्होंने कभी उन्होंने यह सोच के पुस्तक लिखी होगी कि मेच्योर लोग ही प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लेकिन प्राणायाम का थेरापेटिक वैल्यू भी है।
तो तमाम लोग ऐसे हैं जो बिना कुंभक के अभ्यास करते हैं। तो बिना कुंभक के नाड़ी शोधन के अभ्यास को अनुलोम विलोम प्राणायाम सामान्य भाषा में कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर है, तो आप यही बता दीजिए। अनुलोम विलोम मतलब जब कुंभक नहीं लगाते हैं, और नाड़ी शोधन का मतलब कुंभक लगाते हैं। लेकिन यह व्याख्या कहीं हठयोग प्रदीपिका में नहीं दी गई है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हम जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है हठयोग प्रदीपिका के हिसाब से वर्णन करने चल रहे हैं। इसमें जो है हठयोग प्रदीपिका में लिखा गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय पद्मासन में बैठना चाहिए। पद्मासन आप लोग जानते होंगे, पद्मासन में बैठना थोड़ा टफ होता है, सब लोग नहीं बैठ सकते हैं। 100 में से 2 लोग 5 लोग ही पद्मासन बैठ सकते हैं। तो उसके लिए यह भी है कि सिद्धासन में बैठ जाएं। प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल कर, शास्त्र में तो पद्मासन ही लिखा है, लेकिन आप नाड़ी शोधन प्राणायाम सिद्धासन में बैठकर कर सकते हैं। जो सिद्धासन में न बैठ सके फिर सुखासन, चेयर पे बैठ के लोग करते हैं, तो जो फिर जैसे बैठ सके। लेकिन आप सिद्धासन में बैठ के करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, अब नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रोसेस क्या है, यह जो मैं बताने चल रहा हूँ, यह भी हठयोग प्रदीपिका के डायरेक्ट सूत्र से लिया गया है। वहां पे 1 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम लिखा है। तो क्या लिखा है कि सबसे पहले, ये बहुत ही अच्छे से समझ लें, ये जो मैं आप बताने चल रहा हूँ। कभी आपसे कोई पूछे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में, अच्छा जितने भी प्राणायाम में डिस्कस करूँगा, सभी प्राणायाम में क्या महत्वपूर्ण है कि किस नाक से सांस लेते हैं, किस नाक से छोड़ते हैं, पहले कहाँ से लेते हैं फिर कहाँ से छोड़ते हैं, फिर क्या उस दौरान कोई हम बंध लगाते हैं, जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। और फिर जब आप कोई एग्जाम इत्यादि में दे रहे हैं, कभी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, तो आप बंध नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बंध नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। आप सिंपल ये कहें कि हाँ मैं बिना बंध के अभ्यास करना जानता हूँ। तो जो सामने टीचर हैं वो जानते हैं कि बंध लगा के अभ्यास करना बहुत टफ होता है। तो ये बालक, ये स्टूडेंट नहीं बता रहा, तो आपका उससे कभी नंबर नहीं कटेगा। तो साथियों, इसमें सबसे पहला चीज जान ले, नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक राउंड का क्या मतलब है कि हम बाएं नाक से शुरू करते हैं और बाएं नाक पे ही आकर खत्म करते हैं, तब एक राउंड प्राणायाम कहा जाता है। तो प्रोसेस क्या है, देखिए, सबसे पहले बाएं नाक से सांस लेते हैं स्लोली और स्मूथली। ठीक है, बाएं नाक से सांस लेंगे और अब लेने के बाद अपनी कैपेसिटी तक उसको रोकेंगे अंदर, यही है कुंभक। और का पहला ही मैंने बताया, चूंकि यहाँ डायरेक्ट टेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, नहीं तो मैं हटा देता। टेक्स्ट चूंकि हमें आपसे डिस्कस करना है, कुंभक का अभ्यास आप नहीं करेंगे। अभी स्टार्टिंग वाले लोग कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। लेकिन मैं शास्त्र वाला पॉइंट बता रहा हूँ। पहले बाएं नाक से इनहेल करेंगे स्लोली और स्मूथली, और फिर उसको अपनी कैपेसिटी तक होल्ड करेंगे, और फिर दाहिने नाक से स्लोली और स्मूथली आप उसको एक्सेल कर देंगे। एक्सेल करने के बाद आपके शरीर से हवा पूरी तरह निकल गई है। अब निकल गई है तो फिर आप हो पॉज अप टू द कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी तक सांस रोकेंगे, लेंगे नहीं। और जब लगे कि कैपेसिटी फुल हो गई है या इससे ज़्यादा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तब दाहिने नाक से पुनः सांस लें, फिर से उसको होल्ड करें कैपेसिटी तक, फिर बाएं नाक से स्मूथली और स्लोली एक्सेल कर दें। एक्सेल करने के बाद
फिर वहां पे ब्रीथ को होल्ड करेंगे, पॉज करेंगे। अब पॉज जब कर देंगे, इसको साथियों कहते हैं, पॉज करने के बाद फिर आप इनहेल के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी इनहेल करने से शुरू करेंगे और दोबारा जब आप इनहेल के लिए तैयार हुए, इसको कहते हैं एक राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो साथियों इसमें यह बात ध्यान रखना है कि बाएं नाक से शुरू करते हैं और बाएं नाक पे ही एंड करते हैं। यह प्रोसेस है। कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों है, क्यों बाएं नाक से, ये प्रोसेस है, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे ऋषियों ने डिस्कस, मतलब ये रिसर्च करके पाया है। इस तरह का योग अभ्यास करने से आपको बेनिफिट मिलता है जो नाड़ी शोधन में लिखा है। तो आप सोचिए कि हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े साइंटिस्ट थे, कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे, कितनी बार एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने यह बात सीखी होगी कि बाएं नाक से सांस लेते हैं और अल्टीमेटली बाएं पर ही इंड करते हैं। कोई एग्जामिनर आपसे पूछे कि हम दाहिने से इंड कर देंगे तो क्या होगा, तब यही होगा कि सर आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं होगा और आपको जो नाड़ी शोधन के बेनिफिट हैं वो नहीं मिलेंगे। यह प्रोसेस शास्त्र में लिखा है, तो यह स्वयं सिद्ध है, अनुभव करके हमारे ऋषियों ने यह बात लिखी है। अच्छा, अब इसमें साथियों नाड़ी शोधन में अगला जो पॉइंट है, नाक को कैसे हम बंद करें। यह अगर आपने मुद्रा इत्यादि कहीं क्लास लिया होगा तो मुद्रा में नासिका मुद्रा या नासाग्रिका मुद्रा बताई जाती है। जैसे मैं प्राणायाम के नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रोसेस में क्या बोला जा रहा है कि पहले लेफ्ट से सांस ले, तो अब कैसे लेंगे, अब क्या एक नाक तो बंद करना ही पड़ेगा, फिर होल्ड करेंगे, अंदर होल्ड करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे। क्योंकि आपको मैं कुंभक के लिए मना कर रहा हूँ, आप थ्योरेटिकली भले किसी से डिस्कस करें, लेकिन जब आप खुद अभ्यास करेंगे तो कुंभक नहीं लगाएंगे। अब होता क्या है कि नाक को कैसे बंद करें, राइट और नोज। कुछ लोग ऐसे करते, देखिए मान लीजिए बायां खोलना है और दाहिने बायां खोल के दाहिने को बंद करके बाएं से लेना, ऐसे करें। और जब अगली बार इधर बंद करना हो तो उसी ऐसे या दूसरे से ऐसे बंद कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बंद कर। ऐसा नहीं है साथियों, चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो चाहे राइट हैंडेड, यह शास्त्र में यह बात लिखी गई है, हमेशा राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमेशा राइट हैंड का इस्तेमाल करके करेंगे। अब राइट हैंड में भी कैसे, कौन सी उंगली से क्या करेंगे, क्या हम ऐसे कर लेंगे, देखिए ऐसे कर सकते हैं, देखिए क्या ये सही है, ऐसे कर सकते हैं, क्या ये सही है, नहीं। उसके लिए हठ योग प्रदीपिका में एक स्पेसिफिक प्रोसेस बताया गया है, कैसे करते हैं ये देखिए मैं कर रहा हूँ। 5, ये दाहिना हाथ है मेरा, ठीक है, दाहिना हाथ है और इसमें इसको 2 उंगलियों को मोड़ते हैं और देखिए अंगूठा और ये दोनों उंगलियां फ्री रहती हैं, देख पा रहे हैं ऐसे। और फिर इस कहा जाता है अंगूठा और रिंग फिंगर से हम दोनों नाकों को ऐसे पकड़ते हैं। अंगूठा राइट नोस्ट्रिल पर रहेगा, इस साइड मेरा राइट है, हो सकता है आपको, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के इन्वर्जन के हिसाब से आपको ये साइड मेरा बायां साइड लग रहा हो, लेकिन ये मेरा दायां साइड है। तो मैं दाहिने हाथ से के अंगूठे से दाहिने नोस्ट्रिल पे रख दूंगा। अब उसी हाथ की जो तर्जनी ये है रिंग, इसको अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका, जो अनामिका है, जो रिंग फिंगर है, उसको बाएं नोज पे रख। देखिए ये दोनों उंगलियां मुड़ी रहेंगी, ये फ्री रहेगी, और ये दोनों उंगली अंगूठा और इससे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों आप सटाक करेंगे, अल्टीमेटली यही आएगा नाक पे। तो जैसे जब अभ्यास करेंगे, जैसे ऐसे करेंगे, क्या ऐसे मान ली बोला इनहेल करें, इनहेल करने के बाद क्या हाथ नीचे रख लेंगे, फिर एक्सहेल करें। तो जब आपसे बोला जाए बाएं हाथ से बाएं से इनहेल करें, तो ऐसे फिंगर बना के रखे रहेंगे, दाहिने वाले को हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे और बाएं से इनहेल।
फिर जब दाहिने से एक्सेल करना है तो बाएं वाले को हल्का सा प्रेस करेंगे और दाहिने से एक्सेल। इस तरह इस हाथ को एक बार उठा लेंगे तो वहीं पे लगाए रहेंगे, जैसी जैसी जरूरत हो वैसे इनहेल एक्सेल करते हैं। ये नहीं है कि एक बार ऐसे करने के बाद हाथ को बार बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने प्राणायाम में आपको बताया प्राणायाम का मतलब अपने इस भौतिक शरीर का, ग्रॉस बॉडी का कम से कम ध्यान रखना है। तो इसलिए एक बार रख लिया तो रख लिया। तो यह साथियों मैंने बता दिया कि हाथ को कैसे पकड़ते हैं नाक से। यह एक मेथड है। एक दूसरा मेथड भी है जिसको, ये तो सामान्य मुद्रा, इसका कोई नाम नहीं है, एक नासाग्रिक मुद्रा है। नासाग्रिक मुद्रा में ये जो दो उंगलियां जो मोड़े हुए हैं इनको खोल लेते हैं और ऐसे इनको कहा जाता है, ऐसे रख लेते हैं, यानी आईब्रो के बीच ये जो आज्ञा चक्र है दोनों उंगलियां यहाँ रख देते हैं। यानी जो दो उंगलियां अभी तक मुड़ी थी ऐसे थी, इनको खोल के यहाँ रख सकते हैं। बाकी दोनों, बाकी तीन उंगलियां जैसे पहले थी वैसे ही। इसको नासाग्रिक मुद्रा कहते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में कैसे नाक को होल्ड किया जाता है ये मैं आपको बताऊँ। मैं खुद जो अभ्यास करता हूँ मैं ये वाला करता हूँ, ऐसे यहाँ मैं रखता हूँ जो आपको कंफर्टेबल लगे। इस वाले में मेरा अभ्यास है तो मैं इसलिए आपको कुछ भी बता सकता हूँ, दूसरे वाले में मेरा अभ्यास नहीं। तो साथियों देखिए मैंने कैसे नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट या लेफ्ट, हमेशा राइट हाथ ही इस्तेमाल करते हैं, और कैसे क्लोज करते हैं यह मैंने नासाग्रिका, नासाग्रिका मुद्रा कैसे लगाते हैं। अच्छा अब देखिए, अब अगला जो पॉइंट है यह भी गुरु के महत्व को बताता है। अगर आप डायरेक्ट नाड़ी शोधन सीखने के लिए प्राणायाम का गए, घेरण संहिता उठाया और घेरण संहिता में आपने प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया। घेरण संहिता में साथियों ये लिखा है कि हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास 12-48-24 के रेशियो में करना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि 12 सेकंड इनहेल करेंगे, 48 सेकंड अंदर होल्ड करेंगे और फिर 24 सेकंड में एक्सेल करेंगे। यह स्टार्टिंग फेज लिखा है घेरण संहिता के अनुसार, नाड़ी शोधन का ये स्टार्टिंग फेज है। और आप यकीन मानिए साथियों, यह जो स्टार्टिंग फेज लिखा है इसका अभ्यास करना शुरू कर देंगे आज से कम 10 साल लगेगा इसी प्रोसेस को अचीव करने में जो नाड़ी शोधन का स्टार्टिंग फेज घेरण संहिता में लिखा है। तो समझिए, इसीलिए मैं कहता हूँ किताब पढ़ के कभी भी योग नहीं सीखना चाहिए। जो आप 10 साल बाद भी शायद न सीख पाए वो यहाँ पुस्तक में स्टार्टिंग फेज लिख दिया गया है। वहाँ लिखा गया है नाड़ी शोधन स्टार्ट फ्रॉम 12-48-24 और फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा के 16-64-32 पे ले जाते हैं और फिर उसको बढ़ा के 20-80-40 यानी 20 सेकंड में इनहेल, 80 सेकंड अंदर होल्ड, फिर 40 सेकंड में एक्सेल और फिर 80 सेकंड बाहर होल्ड। तो अब फिर उसमें शास्त्र में बोला गया है कि 20, 80 और 40 का जो अभ्यास, जो ये पैटर्न पे अभ्यास करता है 3 महीने में ही उसकी सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ साथियों 20, 80, 40 तो छोड़िए, अभी आप जब अभ्यास करेंगे तो 4, 8, 8 करने में भी हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ये बात ध्यान रखिए, मैंने लास्ट में जानबूझ के कैपिटल लेटर में लिखा है, प्लीज प्लीज नेवर प्रैक्टिस प्राणायाम विदाउट गाइडेंस ऑफ गुरु, दिस में प्रूव फैटल, जानलेवा हो सकता है। ठीक है, ये पुस्तक में लिखा नहीं, ये मैंने अपने से एक लाइन जानबूझ के ऐड की है आपको सचेत करने के लिए। कभी भी अपने प्राण से खिलवाड़ न करें। प्राणायाम सबके जानने की चीज नहीं है, यह योग की उच्चतम अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया। इसीलिए गुरु
कभी जल्दी किसी को प्राणायाम नहीं सिखाते। जो आपको थोड़ा बहुत सिखा दिया जाता है बहुत छोटा चीज़ है। तो प्राणायाम जल्दी सही प्रोसेस कभी बताया नहीं जाता है। तो ये इसलिए साथियों मैंने ये लिखा कि कभी आप पहली बार कुंभक का अभ्यास करेंगे, करेंगे धीरे धीरे गुरु के गाइडेंस में करेंगे। 2 साल 3 साल 4 साल में हम कुंभक लगाना शुरू करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। यह हो गया। अच्छा, आगे अगला जो पॉइंट है, जब आप नाड़ी शोधन का साथियों अभ्यास करते हैं, पहली बात तो अगर इम्प्रॉपर करेंगे तो बीमारियां आ जाएंगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से गुरु के गाइडेंस में करते हैं तो बीच बीच में ये सिंबल आता है, थोड़े बहुत फोड़े फुंसी निकल जाना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पिंपल्स हो जाना, डायरिया हो जाना, ये सारी चीज़ें साथियों सही करने पर भी हो सकती हैं, क्योंकि ये नाड़ी शोधन इसका नाम ही है। जब आप नाड़ी शोधन करते हैं, नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, तो नाड़ियों के जो मल हैं वो निकलते हैं, वो इसी तरह निकलते हैं। कभी आपको फोड़ा फुंसी, तो कभी आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करते समय फोड़े फुंसी इत्यादि हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान न हो। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो रही हैं। तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, इसलिए जान लें कि ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबका हो ही। मैं भी नाड़ी शोधन का अभ्यास किया, मुझे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे एक हमारे स्टूडेंट थे, एक बार मैंने उनको कराया और 1 वीक में बोले मेरे शरीर में दाने निकल आए हैं, अजीब सा लग रहा है। ये ऐसा होता है, ठीक है? तो हो सकता है और हो सकता है न भी, लेकिन आप जानते रहें, पिंपल्स डायरिया हो जाना ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोग जो है नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, बीच बीच में 4 राउंड 5 राउंड करेंगे, फिर उनको लगे लैट्रिन लग गया, प्रेशर बन गया, जबकि अभी भी लैट्रिन होके आए हैं, लेकिन फिर से उनको प्रेशर लग जाता है। तो वह तो नाड़ी शोधन उसका नाम ही है, जहाँ जहाँ मल होगा, जहाँ जहाँ शुद्धि होगा वो निकालेगा। प्राणायाम इसलिए इतना इफेक्टिव है। यह साथियों नाड़ी शोधन प्राणायाम की पूरी मैंने व्याख्या कर दी, और मैं आशा करता हूँ आप यह बात समझ गए होंगे। थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको थ्योरी के साथ साथ आपको इसका अभ्यास भी बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो जब आप सही में इसका अभ्यास करें। अब अगला प्राणायाम साथियों है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास, यानी अब जो पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से अब वो शुरू हो गया। सॉरी, हठ योग प्रदीपिका में जो पहला प्राणायाम है उसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य के अंदर आपको ले चलने वाला प्राणायाम, ठीक है। और ये साथियों क्या इसका मैं बताऊं, यह प्राणायाम का जो बेनिफिट है, जनरली इसको गर्मी, जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। इसलिए सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास गर्मी के महीने में नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी गर्मी है। और ठंड के महीने में अगर सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो ऐसा सुना है मैंने अपने गुरुजी से, मैं ऐसा जानता नहीं हूँ, अगर मैंने इसका अभ्यास नहीं किया है। अब मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि अगर सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करिए तो ठंडी में स्वेटर वगैरह पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गर्मी शरीर में निकलती है। आप सोचिए हमारे ऋषि मुनि कैसे थे कि शरीर में ही एसी और शरीर में ही हीटर लगाने का व्यवस्था कर रखा है। लोग साधु सन्यासी को देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे रह रहे हैं। वो ठंडी के महीने में बिना कपड़े किस लिए रहते हैं, कोई गरीबी नहीं है, बल्कि वो सूर्य भेदी प्राणायाम जानते हैं। तो अब इसका भी अभ्यास आप लोग, ऐसा ना कि मैं थ्योरी पढ़ा दिया, अब अभ्यास करें, गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, ठीक है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में साथियों जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें दाहिने नाक से इनहेल करते हैं, बाएं नासिका को बाएं नोस्ट्रिल को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, दाहिने को ओपन करके उससे इनहेल करते हैं और फिर बाएं से उसको छोड़ देते हैं। बार बार दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना, इसी अभ्यास को सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ बंद वगैरह भी लिखा है,
तो वह मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रॉपर जो हठ योग प्रदीपिका में प्रोसेस लिखा है मैं वो बता देता हूँ। आप किसी में कुंभक इत्यादि सब लिखा है, लेकिन आप नहीं करेंगे, यह मैं आपसे कह रहा हूँ। प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे देखिए, इसमें क्या लिखा है। अब मैं हठ योग प्रदीपिका के हिसाब से आपको बताऊँ। ऐसे आप हाथ पे सिद्धासन में बैठ जाएंगे, हाथ को आपने ऐसे लगा लिया। अब दाहिने नाक से कहा जाता है 8 काउंट करते हुए सांस लेना है, और सांस लेते समय ही आपका एनस और स्टमक का एरिया ऊपर की तरफ आएगा। टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो आप मूल बंद और उद्यान बंद लगा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। 8 सेकंड में इनहेल, फिर उसके बाद होल्ड करेंगे। 4 सेकंड कहा जा रहा है अंदर होल्ड करेंगे, और फिर बाएं नाक से अच्छा होल्ड जब करेंगे, इनहेल करने के बाद पहले इनहेल किया, इनहेल करने के बाद जालंधर बंद, जालंधर बंद 4 सेकंड तक लगाया, और फिर उसके बाद एक्सेल कर दिया। बाएं नाक से एक्सेल करेंगे। अब इसमें देखिए, पहले इनहेल करते समय एनस और एब्डोमिनल मसल को सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में अंदर ऊपर ले गए, फिर एक्सेल, फिर जालंधर बंद लगाया, होल्ड किया, और होल्ड के बाद बंधों को रिलीज कैसे करते हैं। पहले जालंधर को रिलीज करेंगे, और फिर जो मूल बंद और उद्यान बंद लगाया है उसको, यानी एनस और जो पेट को जो हम ऊपर ले गए थे एक्सेल करते समय, उसको नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, फिर 4 सेकंड होल्ड करेंगे। यह साथियों एक राउंड सूर्य भेदी प्राणायाम का होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। सूर्य भेदी प्राणायाम का अगर जो लोग बहुत शांत रहते हैं, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम उसको करा दीजिए, वो बच्चा, वो पर्सन बहुत ही एक्टिव हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, बोलने लगेगा। तो जो लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं उनको सूर्य भेदी प्राणायाम का, कुछ लोग को होता है मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, मेन मौके में मैं बोल नहीं पाता हूँ, आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें, अपने आप वो क्षमता निकल कर आएगी। तो ये साथियों सूर्य भेदी प्राणायाम का एक राउंड बता दिया। इसके जो बेनिफिट जो शास्त्र में लिखा गया है, हठ योग प्रदीपिका 2.48 क्या लिखा गया है, क्रेनियम को प्यूरिफाई करता है, आपके स्कल के एरिया में अशुद्धियों को हटाता है, वात दोष को इम्बैलेंस करता है, वात दोष, वात दोष को इम्बैलेंस करता है, मतलब सॉरी बैलेंस करता है। अगर आपको वात रोग है तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए, तो आपका वात रोग ठीक हो जाएगा। और एलिमिनेट्स वर्म्स, कभी आपसे कोई पूछ सकता है एग्जाम इत्यादि में, या कोई सर पेट में कीड़े पड़ गए हैं क्या करें, कौन कुछ इलाज है योग में, तो आप उनको सीधा बोलें कि सूर्य भेदी प्राणायाम करो। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है, अंदर के जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं सब मर जाते हैं, निकल जाते हैं। एलिमिनेट्स वॉर्म्स, ये क्वेश्चन आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों देखिए हम 2 प्राणायाम की चर्चा कर ली, अब तीसरा प्राणायाम है। अच्छा, इन सारे प्राणायाम का एक इंग्लिश नाम, वो जरूर आप याद रखें। सूर्य भेदी का यहाँ नहीं लिखा गया है, इसका है रिवाइटलाइजिंग ब्रीथ, ये इसका नाम है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिवाइटलाइजिंग, री सॉरी वाइटलाइजिंग ब्रीथ, शरीर में नई ऊर्जा करने वाला प्राणायाम। अब इसके बाद है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम साथियों क्या है, यह साइकिक ब्रीथ, साइकिक ब्रीथ, मन, ये मन में बहुत अच्छे विचारों को पैदा करता है, कंसंट्रेशन इत्यादि बढ़ाता है। इसका यह प्राणायाम एक खास बात है, उज्जयी, उज्जयी का मतलब होता है जिसकी जय हो, उद वर्ण देखिए नीचे लिखा हुआ है,
उज्ज का मतलब विक्टोरियस, उज्जयी प्राणायाम विक्टोरियस, आपको मतलब मजबूत बनाता है, जय बनाता है। इसके अगर बेनिफिट देखिए तो आपको इंटरनलाइजेशन, धीरे धीरे ये आपको प्राणायाम में आगे ले चलते हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताऊं, इसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। उज्जयी प्राणायाम साथियों, एक 8 प्राणायाम में यही एक प्राणायाम है, चलते फिरते, बैठ के, कुर्सी पे, हर तरह से कर सकते हैं। यह आपसे प्रश्न कोई पूछ सकता है कि क्या कोई प्राणायाम चलते फिरते भी करते हैं, तो हाँ, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में साथियों क्या होता है, इसमें जो इनहेल एक्सेल है वो तो आप जो प्रोसेस है वो करेंगे, एक विशेष प्रक्रिया है, दोनों नाक से सांस लेंगे और बाएं से छोड़ते हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए कहाँ लिखा गया एक्सेल, हाँ ये लिखा। तो देखिए जो उसमें बोला गया, इसके पहले वाला जो प्राणायाम था सूर्य भेदी में, दाहिने नाक से सांस लिया, बाएं से छोड़ा। इसमें क्या प्रोसेस है कि क्या कहते हैं, दोनों नाक से सांस लिया और बाएं से छोड़ा। तो याद रखिए, उच्च सूर्य भेदी में दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, इसमें दोनों से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इसमें एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब इनहेल करते हैं दोनों नाक से, एक तरह की आवाज आती है। आवाज कैसे आती, एक हमारा साथियों गले में एक ढक्कन होता है जिसका नाम है एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस फूड पाइप और विंड पाइप को सेपरेट करता है, एक ढक्कन जैसी संरचना है। तो जब हम नॉर्मली, जैसे मैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, उस समय एपीग्लॉटिस हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे हमारे ये फेफड़े की नली में कुछ जाए नहीं, कुछ भी आप खाते पीते हैं। तो यहाँ प्राणायाम में हम क्या करेंगे, नॉर्मल जब मैं इनहेल कर रहा, मान ले सूर्य भेदी में किया, राइट से लिया, इस समय एपीग्लॉटिस पूरा खुला है, यानी हवा फेफड़े में जा रही है और फेफड़े से निकल रही है। उज्जयी प्राणायाम में साथियों क्या करते हैं कि एपीग्लॉटिस को पार्शियली क्लोज करते हैं, एक तरह की आवाज आती है इनहेल करते समय, बस वो आवाज आप निकालना सीख लें। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, अंदर क्या हो रहा है मैं नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं समझ में आता है कि कैसे आवाज निकलती है, लेकिन एक आवाज आती है, देखो। देखिए मैंने दोनों नाक से सांस लिया और बाएं से छोड़ा, ये मैंने आपको आवाज निकाल, ऐसे आप लोग अभ्यास करें। ये अभ्यास में ऐसे एक दिन नहीं आता, हो सकता है हम ना निकाल पाए आवाज, लेकिन एक एपीग्लॉटिस कहा जाता है, उस समय आधा खुला होता है आधा बंद होता है, और इनहेल करने के बाद जालंधर बंद लगाया जाता है। जब आप नॉर्मल अभ्यास करें तो आप बिना बंद नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, और कोई कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आपको नहीं आता है, मान लेंगे कि हाँ बिना उसके, कुंभक भी नहीं लगाना। लेकिन भी यहाँ लिखा गया है शास्त्र में, तो वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप नहीं लगाएंगे इनिशियल कुंभक। फिर से बहुत जोर लगा के न करेगा, मैं ये प्राणायाम में करता नहीं, मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करता हूँ। तो ये आवाज निकालना आप समझ गए, कभी भी जब देखिए मैंने थोड़ा सा जबरदस्ती किया, क्योंकि मैं खुद करता नहीं इसका, आपको बता रहा हूँ, मैंने सीखा है, लेकिन मेरा जो स्पेशलाइजेशन है आप कहिए नाड़ी शोधन में, नाड़ी शोधन में अच्छे से अभ्यास। तो ये आवाज आप धीरे धीरे अभ्यास करके निकालें, फिर से सुन ले जिससे आपको याद है। ठीक।
ये हुआ उज्जयी प्राणायाम। उज्ज का मतलब जिस विक्टोरियस, जिसकी जय हो। यह प्राणायाम चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। इस प्राणायाम का बेनिफिट गले का है, विशुद्धि चक्र जगाएगा और गले के एरिया के रोगों को ठीक करता है। थायराइड इत्यादि में यह बहुत ही लाभदायक है। लेकिन कभी कोई आपके पास योग सीखने आ जाए तो डायरेक्ट मत बोले कि उज्जयी प्राणायाम करो। हो सकता है वो बेचारा आसन भी नहीं जानता है, सहज प्राणायाम। इसीलिए कभी देखिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं डायरेक्ट किसी को नहीं बताता हूँ कि आप ये प्राणायाम करें। गले का रोग है, आप दूसरी चीज़ों से ठीक कर ले, आसन उसको बता दें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सहज प्राणायाम में बहुत सारी ब्रीदिंग है, सहज वाली आप ब्रीदिंग बता, ये वाला बता दें। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो डायरेक्ट तमाम लोग, जो लोग नहीं जानते, डायरेक्ट बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम करो। आपने खुद ही अभ्यास नहीं किया, सामने वाले को क्या गलत गाइड कर देंगे। कभी भी प्राणायाम सामान्य व्यक्तियों को सजेस्ट न करें, नुकसान कर लेंगे अपना, ये दिक्कत। अच्छा, तो ये साथियों देखिए, इसका ये प्राणायाम पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। मूवी, वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग कभी भी कर लो। और इसका बेनिफिट जो है, इसका बेनिफिट है, हाँ, यह प्राणायाम करने से धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर नए नए वाइब्रेशन आते। देखिए मैंने अभी किया, कैसे मैं खांसने लगा। अगर यही में अभ्यास करो, नए नए इंटरनलाइजेशन, नए नए अवेयरनेस जनरेट होगी और हम अंदर अच्छे इंटरनलाइज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारा अंदर ही मन लग जाएगा, बाहर की चीजें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। इसीलिए उज्जयी प्राणायाम करने से प्रत्याहार डेवलप होता है। सूर्यभेदी प्राणायाम करने से प्रत्याहार डेवलप नहीं होता, वो तो आपको रिवाइटलाइज, आपको एक्टिव बना देता है, इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बना देता है। कौन कौन सी, देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम, गले की समस्या, स्नोरिंग, खर्राटे, इस्थमा, इन सब बीमारियों के लिए यह प्राणायाम लाभदायक है। ठीक है साथियों, तो मैं आज की क्लास यहाँ से एंड करता हूँ। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। और चलिए साथियों, मैं प्रेयर करके क्लास को एंड कर रहा हूँ। अभी 2 प्राणायाम हुआ, अभी 6 प्राणायाम और भी हैं, उसकी चर्चा जो नाड़ी शोधन को छोड़ के मैं 2 प्राणायाम, ऐसे मैंने 3 प्राणायाम डिस्कस किए, लेकिन नाड़ी शोधन हठ योग में प्राणायाम के लिस्ट में नहीं आता है, 8 की लिस्ट में ये नहीं। चलिए, तो मैं प्रेयर करता हूँ। ओम स्थापिकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस क्लास में आने के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सुखी जीवन और सात्विक संपदा की प्राप्ति हो। जय देश। मैं क्लास को एंड करता हूं।